Hello students, today we are going to learn chapter number 12, that is friction, science standard 8. Okay, so first of all, what is friction? Friction क्या है सबसे पहले? Okay, what is, ये हमारा सबसे पहला सवाल होता है। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं हम तो सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि भाई ये टॉपिक है वो एक्चुअली है क्या। ओके, एक्चुअली सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स है। हमने इसके बारे में संक्षिप्त में मतलब कि थोड़ा बहुत जो टॉपिक लिंक होता है वो हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, बट ये चैप्टर फ्रिक्शन के बारे में डिटेल्ड है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन क्या है? तो जब भी आप साइकिल चलाते हो, आपने ऑब्वियसली साइकिल तो चलाई होगी, तो कभी कोई स्लोप पे से गुजर रहे हो, कोई रोड पे से गुजर रहे हो, अचानक से आपको ब्रेक लगानी हो या कोई चीज सामने आ जाती है तो आप क्या करते हो? ऑब्वियसली ब्रेक लगाते हो। तो जब ब्रेक लगाते हो तो साइकिल क्या हो जाती है? धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। ओके, ये साइकिल होती है, ये अपना रोड। ओके, so whenever cycle is moving in फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे ब्रेक पैडल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? व्हील्स के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से व्हील होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। ओके, अगर ऐसा हम नहीं करते, थोड़े बहुत पैडल लगाए और फिर हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं पैडल लगाना। ओके, पैडल लगाना हम छोड़ देते हैं तो साइकिल होगी वो सम डिस्टेंस, मतलब यहाँ से अगर हमने पैडल लगाना छोड़ा तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाएगी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता चाहिए कि लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़े थे कि मोशंस की कंडीशंस थे, उसमें क्या था कि जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता तब तक जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन, मतलब कि इफ इट इज इन मोशन, और अपनी स्टेशनरी पोजीशन मतलब कि रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगा। तो इसको मेंटेन होना चाहिए। अगर हम पैडल लगा के छोड़ देते तो इसको मूवमेंट करनी चाहिए आगे की तरफ और रुकना नहीं चाहिए कभी भी, और ये रुक क्यों रहा है? तो हम देखते हैं कि दो सरफेसेस यहाँ पे कांटेक्ट के अंदर है। एक तो ये टायर, रबर टायर्स होते हैं, इससे बने हुए होते हैं रबर। ओके, और एक दूसरा है रोड, द सरफेस ऑफ रोड। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट के अंदर है। फिर ये हो गई सिचुएशन नंबर 1। सेकंड सिचुएशन की कोई भी बॉक्स होता है, ओके, कोई भी बॉक्स होता है उसे हमें धक्का लगा के ड्रैग करना है इस तरफ। तो ये बॉक्स होता है वो क्या होता है? वजनदार होता है। अगर वो, तो इसको हम धक्का लगा सकते नहीं है या हमें ज्यादा ताकत लगानी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस होती है, ओके, सरफेस के कांटेक्ट के अंदर है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि नीचे रोलर्स रख देते हैं, पता है, कभी कोई बड़ा सा बॉक्स या ऐसी कोई चीज खिसकानी होती है तो हम क्या करते हैं कि नीचे लकड़ियां रख देते हैं रोलिंग के लिए, और फिर रोल करते करते ले जाते हैं। ओके, तो ये हो गया दूसरा। तो जब भी कोई भी, फिर हम काइट फ्लाई करते हैं, पतंग चलाते हैं, पतंग उड़ाते हैं ना, तो काइट फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो अगर समझो कि हवा इस डायरेक्शन की है तो पतंग होगी हमारी स्टेडी रहती है, बट हवा इस डायरेक्शन की है तो पतंग इस डायरेक्शन में मतलब कि वो ट्रैवल करेगी, फ्लोट करेगी? नहीं करेगी, उसे भी हवा की डायरेक्शन के अंदर ही फ्लोट करना, हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि हवा का ड्रैग होता है वो इसके ऊपर लगता है, जो काइट होती है उसके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वो काइट हमारी स्टेडी रहती है। ओके, सो ये जब भी पोजीशन होती है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आती है, व्हेनेवर टू सरफेसेस, और व्हेनेवर सरफेसेस गेट इन कांटेक्ट, टू सरफेसेस गेट इन कांटेक्ट, फ्रिक्शन लगता है। जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तब फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? तो द फोर्स विच ऑपोजेस द मोशन, क्या होता है? द force which opposes the motion
कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो तो वो मोशन को अपोज करने के लिए जो भी वो अपोज करता है जो फोर्स, ओके, उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। नाउ जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन या मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फॉर एग्जांपल कि हमारी साइकिल इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। अगर व्हील की बात करें, ओके, तो व्हील इस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रही है, तो हम जब भी यहाँ पे ब्रेक पेडल लगाएंगे, ओके, तो उसका फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ओके। सो तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है। नाउ व्हाट आर द फैक्ट, नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम समझ गए, इंट्रोडक्शन समझ गए। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करेंगे, फ्रिक्शन। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फोर्सेस, तो फोर्स होता है कोई भी उसे अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करने वाले या उसको इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। तो आप कभी आंगनबाड़ी का नाम सुना होगा, उसके अंदर जाते हैं तो बच्चे जो होते हैं उनका वेट लेते हैं। अभी तो इलेक्ट्रिक वेट आ गए हैं, पर पहले इस तरीके से वो वेट लेते थे। तो एक हुक होता था, वो ऊपर लटका के रखते थे ऐसे, और बैलेंस होता था उनके पास, ऐसा गोल बैलेंस होता था, और यहाँ पे एक डायल होता था, वो डायल इंडिकेट करता था कि वेट कितना है। उसी तरीके से ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, जहाँ के अंदर ये डायल होता है एक एनालॉग फॉर्मेट में, जहाँ पे यहाँ पे अलग अलग वेट लिखे हुए होते हैं। एक स्प्रिंग की कैपेसिटी होती है कोई भी चीज उठाने की, एक कैपेसिटी होती है, ओके। यहां से एक ऐसा हुक होता है, तो जब भी यहां पे कोई चीज लटकाई जाएगी तो स्प्रिंग क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी इट विल एलोंगेट, वो लंबी होगी। तो लंबी होगी तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि इतना वजन डाला तो शायद इतनी ये लंबी होती है, इतना वजन डाला मतलब जैसे जैसे उसका वेट इंक्रीज होता है तो वो ज्यादा लंबी होगी, जितना वेट कम होता है उतनी कम लगेगी। वेट क्या है, तो वेट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, ओके। वेट है वो भी टाइप ऑफ फोर्स ही है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके तो एक सरफेस ले, कोई भी सरफेस, टेबल समझ लो या कोई भी चीज समझ लो, एक टेबल की सरफेस लेनी है, एक स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे डोरी से बांधना है, ओके। ये समझ लो कोई हुक है ना, यहाँ पे एक ईंट रखनी है, ओके, मींस यू आर सपोज्ड टू टाई अ ब्रिक। नाउ वी आर सीइंग फ्रॉम टॉप व्यू, हम ऊपर से देख रहे हैं। अभी हमें ये स्प्रिंग बैलेंस को खींचना है, कब तक, कि जब तक ये मूवमेंट करना स्टार्ट न कर दे। मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी वैसे ही हमें यहाँ पे कुछ नोटेशन आएगा कि इतना फोर्स लगा तब जाके ये ईंट थी, ये ब्रिक थी, वो खींचना स्टार्ट हुई। द इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन, कि जब हमने इतना फोर्स लगाया तब ये ईंट मूवमेंट करना स्टार्ट की। तो वो हमें कुछ यहाँ पे नोट करना है, हमें एक कागज लेना है, पेन लेना और यहाँ पे लिखना है सरफेस का नाम, कैसी सरफेस थी। अब नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज रैप दिस ब्रिक विद प्लास्टिक, कोई पॉलीथीन या कोई प्लास्टिक बैग हो उसे रैप करो, वापस सेम एक्सपेरिमेंट करो। तो क्या होगा कि यहाँ पे समझो कि x आया फोर्स, ओके, तो यहाँ पे x माइनस वाई, मतलब कि x से थोड़ा कम आएगा, मतलब जब भी पॉलीथीन बैग यूज करते हैं तो उससे फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो अलग अलग सरफेसेस के साथ ट्राई करो, ये कोई वूलन सरफेस, वूलन सरफेस के साथ ट्राई करो, ज्यूट सरफेस के साथ ट्राई करो, तो अलग अलग सरफेसेस के साथ ट्राई करो, ओके। नाउ तो सबसे पहले ये हमने एक्सपेरिमेंट देखा, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्टिविटी 12.2 के अंदर हमें डिनोट किया गया है। तो जब भी सरफेस, यहाँ पे आप एक चेक करते हो कि जब भी सरफेस स्मूथ होती है तो फोर्स कम लगाना पड़ता है, पर जब भी सरफेस होती है जो वो रफ होती है, मतलब कि रफ सरफेस होती है, तब हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस,
ओके, स्मूथ हो या रफ हो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, सेम एक्सपेरिमेंट है 12.3, ओके, एक्टिविटी 12.3 के अंदर हमें समझाया गया है सरफेसेस के बारे में, ओके। सो वो हम देखते हैं एक बार वापस ये क्या एक्टिविटी है। सो हमें एक पैरेलल सरफेस लेना है, ओके, और एक स्लोप बनाना है। ऐसा कोई भी कार्डबोर्ड या ऐसी कोई भी चीज की मदद से हम स्लोप बना सकते हैं, ओके। ईंटें रख के या कुछ भी करके हमें इस तरीके से स्लोप पैट बनाना है। नाउ पेंसिल सेल आपने सुना होगा कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है पेंसिल सेल, ओके। उसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी इस प्रकार का होता है। सो पेंसिल सेल को आपको यहाँ से रोल करवाना है, तो पेंसिल सेल रोल करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा और फिर अपनी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा। तो समझो यहाँ से हम अगर पेंसिल सेल को रोल करवाते हैं, हमें पहले क्या करना है कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चीज मार्क करनी है। तो वी आर मार्किंग इट नाउ। अगर पेंसिल सेल को हम रोल करवाते हैं तो आगे जाएगा, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो हमें वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है और नोट करना है। सरफेस कैसा था, अभी टेबल वाला सरफेस वुडन, ओके, x डिस्टेंस समझ लेते हैं कि x सेंटीमीटर, ओके। नाउ हम सरफेस चेंज करते हैं, मतलब इसके नीचे हम समझो कि कॉटन क्लॉथ रख देते हैं, ओके। वापस रोल करवाते हैं, तो रोल करेगा, कुछ डिस्टेंस जाके स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर सरफेस लिख दो, इस तरीके की सरफेस थी ये, और उसका डिस्टेंस समथिंग 22 सेंटीमीटर था। फिर वुलन लिख दो, सेम एक्सपेरिमेंट करो, तो वो कुछ डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो जाता है। हर बार हमारा इनिशियल स्टेज होता है, जो स्टार्ट होता है वो सेम रहता है, बट उसका एंड होता है वो सरफेस पे डिपेंड करता है कि जिस भी सरफेस, जो भी सरफेस की रफनेस ज्यादा होती है तो वो जल्दी, मतलब कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसकी रफनेस कम होती है, जिस रफनेस कम होती है उतनी स्मूथनेस ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा ट्रैवल करता है। सो डिपेंड करता है फ्रिक्शन किस पे, सरफेस पे, कि सरफेस की स्मूथनेस और रफनेस। तो स्मूथनेस एंड रफनेस क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि रेगुलरिटीज और इरेगुलरिटीज सरफेस में क्या होती है, ओके। सो नाउ कभी आपने वेलक्रो देखा है, छोटे थे तब शूज हमारे जो होते थे वो रस्सी वाले नहीं होते थे, ओके, कॉर्ड नहीं होती थी उसके अंदर, वो वेलक्रो होती थी। वो वेलक्रो क्या करते थे, हम चिपकाते थे, ओके। तो अगर आप वेलक्रो ऑब्जर्व करें, अभी बहुत सारे जैकेट्स होते हैं या स्वेटर्स होते हैं, या अभी आप वो मास्क पहनते हो तो मास्क के नीचे भी वेलक्रो होता है। तो वेलक्रो की दो सरफेस आप अगर देखो तो एक होती है वो स्टिकी सरफेस होती है, जो स्टिफ होती है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और दूसरी होती है उसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स लगे हुए होते हैं, तो उसकी सरफेस देखते हैं और उसी के हिसाब से हम सरफेसेस के बारे में समझेंगे। तो एक सरफेस होती है वो इस तरीके से होती है, अगर आपने देखी हो तो छोटे छोटे हुक होते हैं जो स्टिफ होते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस तरीके से हुक होते हैं उसके ऊपर। और दूसरी जो सरफेस होती है वो थ्रेड लाइक सरफेस होती है, ऐसी ऐसी। ये जो सरफेस होती है इस पे जो हेड्स होते हैं, छोटे छोटे जो थ्रेड्स बने हुए होते हैं, वो हेड डुल सकते हैं, ऐसे होते हैं, और ये होते हैं वो स्टिफ होते हैं। तो जब भी हम वेलक्रो लगाते हैं तो ये जो सरफेस होती है वो इस हुक के अंदर चिपक जाती है, जिसकी वजह से वेलक्रो होती है वो लॉक हो जाती है। तो क्या होती है, जो दो सरफेस होती है एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाती है अपनी जो सरफेसेस के ऊपर बने इंटरलॉकिंग एजेंट्स होते हैं उसकी वजह से। तो सेम वे हम सरफेसेस देखें तो हम ज्यादा जूम लेवल पे देखें तो दोस्त कोई भी सरफेस होती है वो हमें ऐसे स्मूथ दिखती है, पर वो होती नहीं है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज बनी हुई होती है। तो जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट के अंदर आते हैं तो ये दो इरेगुलरिटीज एक दूसरे के बीच में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है, मतलब कि लॉक हो जाती है। समझो कि ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, और इस तरीके से लॉक लग जाते हैं। जो लॉक होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता
है। ओके, तो ये इरेगुलरिटीज इन सरफेस है। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो जो दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट के अंदर होते हैं तो उस पर जितनी इरेगुलरिटीज ज्यादा होती है उतना फ्रिक्शन ज्यादा, जितनी इरेगुलरिटीज कम उतना फ्रिक्शन कम। तो समझो कि इरेगुलरिटीज ज्यादा होगी तो सरफेस कैसी होगी, रफ, और इरेगुलरिटीज कम होगी तो सरफेस होगी स्मूथ। ओके, नाउ लार्जर द माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। तो जैसे सरफेस स्मूथ होगी वैसे क्या होगी, इरेगुलरिटीज कम होगी, सरफेस रफ होगी तो इरेगुलरिटीज ज्यादा होगी। Now we see that friction is caused by interlocking of the irregularities of two surfaces. Obvious that the force of friction will increase if two surfaces are pressed harder. तो जब भी ये irregularities है, ओके, वो फ्रिक्शन होता है इरेगुलरिटीज पे डिपेंड करता है। तो जब हम इरेगुलरिटीज को ज्यादा प्रेस करेंगे, ओके, हम ज्यादा दबाते हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ओके, समझो कि एक 10 किलो का ब्लॉक है, उसे हम खिसकाते हैं तो हमें सम फोर्स लगाना पड़ेगा और उसको हम प्रेस ज्यादा करते हैं। ओके, तो क्या होगा, आपके 10 किलो के ऊपर दूसरा एक 10 किलो का हम वेट रख देते हैं तो क्या होगा, उसका वजन बढ़ गया। प्रेस किया मतलब कि फोर्स, ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, प्रेस करते हैं तो फोर्स बढ़ गया तो हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। 20 किलो रख दिया तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खिसकाने के लिए। तो इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम उसका वजन बढ़ाते हैं कि जितना ज्यादा वजन होता फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, जितना कम वजन होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। ओके, तो हमने जो एक्सपेरिमेंट लास्ट चैप्टर में किया था कि वो एक ब्लॉक था, ब्लॉक को खिसकाने का, ओके, वो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट एन इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज द मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मेजर ऑफ फ्रिक्शन दिखाया गया है कि कोई चीज होती है स्टेट पोजीशन में होती है, स्टैटिक मतलब पड़ी हुई। समझो कि साइकिल कैसे ही ये साइकिल है, ऐसे ही पड़ी है, ओके, और दूसरी साइकिल है जो है मोशन के अंदर। दूसरी है वो मोशन के अंदर है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि ये जो पड़ी है उसको जैसे स्टार्ट होती है तो जितना फोर्स लगता है उसको स्टार्ट होने के लिए मतलब मूवमेंट के अंदर आने के लिए, ओके, तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ऑब्जेक्ट मूविंग, ओके, टू स्टार्ट द ऑब्जेक्ट टू मूव इट इज मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और मूवमेंट जो हो रही है और उसको रोकने के लिए जितना फोर्स लग, उसको मूवमेंट कंटिन्यू करने के लिए जितना फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, ऑब्वियसली वी नो, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे। तो इसका इनिशियल स्टार्ट जो होगा, जितना स्टार्ट करेंगे वो इस फ्रिक्शन से ज्यादा होगा थोड़ा सा, तो ही ये स्टार्ट होगी आगे बढ़ना। ओके, सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज measure of static friction and the force required to, ये तो इस डायरेक्शन में होगा ही, ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इसकी स्पीड समझो कि x मीटर पर सेकंड है। तो इसकी स्पीड ये कंटिन्यू रखने के लिए जितना भी फोर्स लगाना पड़ता है उसे हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक चीज दिमाग के अंदर बिठा लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मली स्टैटिक बॉडीज के लिए होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो मूविंग बॉडीज के लिए होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा क्योंकि ये स्टैटिक पोजीशन में से मोशन में होगी और ये मोशन के अंदर कंटिन्यू करेगी। इसके लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। ओके, नाउ फ्रिक्शन, नाउ व्हेन अ बॉक्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग the contact points on its surfaces do not get enough time to lock। तो जब भी स्लाइड कर रहा होता है कोई भी चीज मूव कर रही होती है तो ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस होते हैं उसको इतना टाइम नहीं मिलता है इंटरलॉक करने का, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। नाउ फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, क्यों ऐसा बोला गया है? 12.3 जो पॉइंट है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वो दिखाया गया है कि फ्रिक्शन इविल
एक जरूरत वाला चीज है, बट इट इज एन इविल. सो रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट. इट इज इजियर टू होल्ड अ कुल्हार. तो जो पॉट होता है, अर्दन पॉट, उसे हम पकड़ते हैं, और ग्लास होता है, ओके, कांच का कोई पॉट हो, ऐसी चीज, उसे पकड़ते हैं. तो कौन सी स्लाइड करेगी हाथ में से? कांच की जो चीज होगी, स्मूथ जितनी ज्यादा होगी उतनी स्लाइड वो करेगी. बट समझ लो कि वही कांच के ग्लास के ऊपर ऑयल लगाया हुआ हो, हमने ऑयल या कोई ऐसी स्टिकी चीज लगा दी हो, और फिर हम ग्लास को पकड़ते हुए ग्लास होगा वो स्लाइड करके निकल जाएगा नीचे से, ओके. तो कोई भी चीज को पकड़ने के लिए, जैसे कि मैं बोर्ड पे यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये किस तरीके से लिख रहा हूँ कि जब भी हमारे जो ये मार्कर का पॉइंट है, निब है, उसके और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन होता है, तभी हम कोई भी चीज बोर्ड पे लिख सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं. A thin layer of cooking oil. हाँ, recall also how difficult it is to move a wet muddy track. तो कोई muddy track होता है, उस पे हम जब भी ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? स्लिप कर देती है हमारी साइकिल और हम गिर जाते हैं. तो बारिश में ऐसा नॉर्मली होता है, ओके. फिर जब भी हम जो मिट्टी वाला जो आरसीसी रोड होता है, उसके ऊपर मिट्टी हल्की सी अगर होती है तो उस पर हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? हमारी जो साइकिल होती है वो स्लिप कर देती है, स्किड कर देती है. नाउ व्हेन अ टीचर इज राइटिंग अ चॉक ऑन अ ब्लैक बोर्ड, इज रफ सरफेस इज रफ ओवर ऑफ द चॉक पार्टिकल. जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज को लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है. बिना फ्रिक्शन, इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द निब ऑफ माय मार्कर and this board doesn't act, or if there is no friction between these two surfaces, then I won't be able to write over here. तो मैं यहाँ पे लिख सकता नहीं हूँ. If an object starts moving, it would never stop if there will be no friction. तो अगर आप घर से निकले साइकिल चला के, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो घर से यहाँ तक पहुँचोगे पर साइकिल आपकी रुकेगी नहीं जब तक फ्रिक्शन लगेगा नहीं. इसीलिए फ्रिक्शन जरूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या मोशन से स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है, ओके. नाउ द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन द रोड, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड. तो स्टार्ट भी नहीं हो सकते और स्टॉप भी नहीं हो सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होता. तो स्टार्ट करने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है. अगर आपकी साइकिल के टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी साइकिल का टायर वहीं पे घूमता रहेगा पर आगे मूवमेंट करेगा नहीं. और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी साइकिल अगर मोशन में रुकेगी नहीं, ओके. ऑन अदर हैंड द फ्रिक्शन इज इविल, बिकॉज वो इविल क्यों है? तो जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे टायर होते हैं वो घिस जाते हैं, फट जाते हैं कभी कभी. फिर कोई भी दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, कोई मशीनरीज होती है, आपका स्विंग मशीन काम करता है, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है वो काम करते हो, तो जब भी मशीन के अंदर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट के अंदर आके वो चलती है तो क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करती है, जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है. vigorously if you are rubbing your palm, okay, जब भी ठंड होती है तो क्या करते हैं, हमारी palm रब करते हैं तो क्या होती है, दो सरफेसेस के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो गर्मी, हीट इज प्रोड्यूस्ड, एंड हमें फिर अच्छा लगता है थोड़ा सा कि भाई हमारी palm होती है वो ठंडी हो गई थी, अभी थोड़ी गर्म हो गई है. इस तरीके से यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट द जार ऑफ मिक्सचर, तो जब भी मिक्सचर ग्राइंडर हम चलाते हैं तो जार होता है, उसके अंदर जो पाउडर्ड सरफेस होती है उसके बीच में और सरफेस ऑफ जार, तो उसका जार होता है, ओके. यहाँ पे पाउडर सरफेस होती है, ये मूवमेंट करती है जिसकी वजह से जो पाउडर होता है वो और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो ये जार होता है वो अगर होल्ड करते हैं तो गर्म हो जाता है. तो ये सारी चीज है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, इट प्रोड्यूसेस वियर एंड टियर्स ऑन ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर वियर एंड टियर होता है, वो फट जाता है, टूट जाता है फ्रिक्शन की वजह से, ओके. तो ये सारी चीज है जिसकी वजह से फ्रिक्शन अच्छा नहीं हो सकता है. फ्रिक्शन इज इविल एंड फ्रिक्शन इज good also at various aspects. Now in our next chapter we will study about increasing and reducing the friction and how to control friction, wheels which reduces friction, they are using ball bearings and all, and about fluid friction. Till then, bye bye, take care.